नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमरावती में पहली बार हुआ किडनी ट्रांसप्लांट, अंबानगरी ने रचा इतिहास। डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, डॉक्टर अविनाश चौधरी की मेहनत रंग लाई। ग्राम चेचरवाड़ी स्कूल व्यवस्थापन समिति पर लगाया साहित्य चोरी का आरोप। VCN न्यूज टीम ने किया स्कूल का मुआयना। देखिए VCN न्यूज पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार। आरोपी से लाखों का माल किया जब्त। ग्राम चेचरवाड़ी के सड़कों की वीरान कहानी, प्रधानमंत्री सड़क योजना का नहीं मिल पा रहा है लाभ। देखिए VCN न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और डवरगांव के आनंद डिस्टिलरी के सुपरवाइजर पर हुआ जानलेवा हमला। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। अमरावती विभाग का पहला किडनी प्रत्यारोपण विदर्भ संदर्भ सेवा रुग्णालय अमरावती यहां बुधवार को किया गया। प्रत्यारोपण के मौके पर जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, वैद्यकीय अधिकारी तथा हरिना नेत्रदान समिति के सदस्य मौजूद थे। यह अमरावती के लिए बड़ी गौरवपूर्ण बात है। मनुष्य को नए जीवन देने वाली किडनी प्रत्यारोपण की शस्त्रक्रिया सबसे जटिल व कठिन शस्त्रक्रिया बताई जाती है, जो अमरावती के साथ ही पश्चिम विदर्भ के किडनी रोगियों के शस्त्रक्रिया के लिए बड़े शहरों का सहारा लेना पड़ता है। इस शस्त्रक्रिया के लिए लगने वाला खर्च और परेशानी को ध्यान में रखते हुए अमरावती में किडनी प्रत्यारोपण केंद्र को मान्यता मिली है, जिसके लिए विगत 2 वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आखिरकार शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण केंद्र को अथक परिश्रम के बाद राज्य सरकार ने मान्यता दी है और इसका जीता जागता उदाहरण सामने आया आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, जिसके तहत अंबानगरी में पहली किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया पूरी हुई। शहर के किडनी रोग विशेषज्ञ तथा संकल्प अस्पताल के संचालक डॉक्टर अविनाश चौधरी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के प्रयासों से यह सफल हुआ है। इस संदर्भ में डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने बताया कि बुल्डाना के जलगांव जामोद निवासी तथा बुल्डाना अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव के शाखा प्रबंधक 32 वर्षीय श्रीकांत टावरी की एक किडनी खराब होने के चलते उनका खापरडे बगीचा स्थित डॉक्टर अविनाश चौधरी के संकल्प अस्पताल में विगत 15 माह से उपचार जारी था। इस दौरान वे लगातार डायलिसिस पर थे, लेकिन यह उपचार स्थायी नहीं होने के चलते उन्हें किसी अन्य की किडनी लगाना ही एकमात्र उपाय डॉक्टर ने सुझाया था। किडनी स्पेशलिस्ट म्हणून मी अमरावती शहरामध्ये प्रॅक्टिस करतो। ज्या दिवशी अमरावतीत आलो तेव्हा पहिला DM म्हणून मला एक चांगल्या प्रकारचा मान सन्मान मिळाला होता, पण प्रॅक्टिस करत असताना कालांतराने मला थोडीशी उणीवा जाणवायला लागल्यात की एक किडनी स्पेशलिस्ट म्हटलं की त्याने ट्रान्सप्लांट करणं जरुरी आहे। कारण वैद्यकीय क्षेत्रामधला सगळ्यात उच्च अंक जर कोणत्या गोष्टींनी प्रसिद्धी मिळत असेल किंवा समाधान मिळत असेल ते किडनी ट्रान्सप्लांटेशन। पण अमरावती शहरामध्ये अशा प्रकारची कोणत्याही प्रकारची सोय नसल्या कारणामुळे आम्ही किडनी ट्रान्सप्लांटेशन या शहरामध्ये करू शकलो नाही। तर इतरत्र शहरांमध्ये जाऊन जवळजवळ 110 रुग्णांचे आम्ही किडनी ट्रान्सप्लांटेशन केलेलं आहे। मागल्या वर्षीला कॅडावर ट्रान्सप्लांटेशनसाठी आमचे ते हार्वेस्टेशन झालं, मल्टिपल ऑर्गन्स आम्ही आमच्या हॉस्पिटलमधून पाठवले। त्या प्रकारची अर्जंट परमिशन आम्हाला डायरेक्टरांनी दिली आणि नंतर मला असं वाटत होतं की आपण ट्रान्सप्लांटेशन यावर्षी करायलाच पाहिजे। माननीय डॉक्टर निकम साहेबांनी अथक प्रयत्न केलेत आणि या सेंटरला ती ट्रान्सप्लांटेशन करण्याची परवानगी मिळवून दिली। तात्काळ आम्ही या पद्धतीला या प्रक्रियेमध्ये हातभार लावला आणि आता 1 महिन्याच्या इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर आम्ही आता एक ट्रान्सप्लांटेशन सक्सेसफुली करू शकलो। आनंद वाटतो, अभिमान सुद्धा वाटतो की पहिला किडनी स्पेशलिस्ट आहे शहरातला आणि पहिलं किडनी ट्रान्सप्लांटेशन करणारा सुद्धा डॉक्टर म्हणून कदाचित इतिहासात त्या 2 गोष्टी दर्ज केल्या जाईल, त्याचा मला निश्चितच अभिमान आहे। पण सोबत पहिलं ट्रान्सप्लांटेशन हे मोफत सुद्धा करता आलं
आणि महात्मा फुले आरोग्य जन आरोग्य योजनेच्या अंतर्गत आपल्याला रुग्णाला कोणताही पैसा लागत नाही आहे. आणि यानंतर येणाऱ्या कालावधीमध्ये म्हणजे 1 महिन्यामध्ये किंवा 2 महिन्यामध्ये आम्ही असे 3-4 रुग्णांचे ट्रान्सप्लांटेशन करू, कारण त्या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या आहेत. एक 8-8, 10-10 दिवसाच्या कालावधीमध्ये आपल्याला ट्रान्सप्लांट करायचं असते, कारण तेवढं टर्नओव्हर तेवढं वर्कलोड आपल्या हॉस्पिटलला एकदम सहन होणार नाही. तर एक 10 दिवसाच्या गॅप 15 दिवसाच्या गॅपनंतर आम्ही एक 3-4 ट्रान्सप्लांट प्लॅन केलेले आहेत. सरांचं सहकार्य पाठीशी आहेत, तुम्ही सगळी मंडळी आपल्यासोबत आहात. तेव्हा आता अमरावती कोणत्याही क्षेत्रामध्ये मागे राहिलेलं नाही. हा एक नवीन इतिहास आपण आता घडवला आहे. निश्चितचपणे या कार्यासाठी लागणारे माझे जे सगळे मित्र आहेत, वैद्यकीय क्षेत्रातले, सामाजिक क्षेत्रातले जे लोक काम करणारी आणि प्रसिद्धी माध्यमातले लोक काम करणारी आहेत, त्यांनी मदत केली. त्या सगळ्या लोकांचे आभार व्यक्त करतो. आणि मला आज परिपूर्ण किडनी स्पेशलिस्ट झाल्याचा एक जो आनंद मिळतो आहे ते सुद्धा तुमच्यासमोर मांडतो. धन्यवाद. जिसके बाद परिजनों तथा डॉक्टर की सलाह पर श्रीकांत के पिता गोवर्धन दास टावरी को इस बात के लिए मनाया गया। पहले तो वो इसके लिए सहज रूप से तैयार नहीं हुए, लेकिन बेटे की जिंदगी को देखते हुए आखिरकार उन्होंने अपनी एक किडनी बेटे को देने के लिए सहमति दी। मेरे भैया को 14-15 महीने से किडनी का प्रॉब्लम था। हम लोग संकल्प हॉस्पिटल में चौधरी सर के यहाँ पे डायलिसिस करवा रहे थे 15 महीने से। हमेशा डायलिसिस के लिए मैं ही ले जाता था, तो मुझे उसमें जो प्रॉब्लम होती थी वो सब पता थी। उसकी वजह से मैंने फैमिली वालों को और भैया को सबको मोटिवेट करके उनके ट्रांसप्लांटेशन का थोड़ा सा ये किया, और उसके बाद में अपने अमरावती में ही ट्रांसप्लांटेशन चालू हो गया। तो फिर वो संकल्प हॉस्पिटल से मुझे पूरी हेल्प मिली और भैया का ट्रांसप्लांटेशन। डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए दोनों की मेडिकल जांच किए जाने पर सब सकारात्मक निष्पन्न प्राप्त हुआ, तो यह फैसला लिया गया कि पिता गोवर्धन दास टावरी की किडनी बेटे श्रीकांत टावरी को लगाई जाएंगी। महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में हुई शस्त्रक्रिया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के अनुसार श्रीकांत टावरी की किडनी प्रत्यारोपण प्रक्रिया को लेकर डॉक्टर अविनाश चौधरी ने ही उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करने में मदद करने की गुजारिश की थी। इसे लेकर डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने सरकार से अनुमति ली और अस्पताल में नया आईसीयू तथा किडनी प्रत्यारोपण के लिए लगने वाले आवश्यक शस्त्र सरकार की अनुमति से लिए। स्पेशालिटी हॉस्पिटल अमरावती यामध्ये बऱ्याच दिवसापासून आपल्याला किडनी ट्रान्सप्लांटची सोय या अमरावती डिव्हिजनमधल्या 5 जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध करून द्यायची होती। त्याच्यासाठी आपले माननीय आरोग्यमंत्री दीपकजी सावंत साहेब यांचासुद्धा खूप पाठपुरावा होता, कारण इथे ट्रायबल भाग आणि बाकीचे सगळा बॅकवर्ड एरिया असल्यामुळे आणि त्यांच्या याला जी काही त्यांची तळमळ होती त्याला इथल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे जे वैद्यकीय अधीक्षक आहेत डॉक्टर निकम साहेब आणि त्यांची पूर्ण टीम, तशीच संपूर्ण तज्ज्ञांची टीम, आता डॉक्टर चौधरी साहेब पण उपलब्ध आहेत, नागपूरवरून जे तज्ज्ञ आले त्यांनी पण सगळी साथ दिली आणि शेवटी आपण एक चांगला उपक्रम, पहिली सर्जरी इथे सक्सेसफुल आज केलेली आहे। त्याच्यामुळे आता या सगळ्या रिजनच्या लोकांना एक सोय इथे उपलब्ध होईल आणि अशाच प्रकारची सुविधा यानंतरसुद्धा या रुग्णालयाकडून सर्वांना दिली जाईल अशी अपेक्षा आहे। त्यामुळे मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो, पूर्ण टीमचं अभिनंदन करतो, तज्ज्ञांचं अभिनंदन करतो, त्यांना साथ देणाऱ्या हरिना नेत्र पेढीचं मी सुद्धा अभिनंदन करतो, सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि शुभेच्छा। आजचा दिवस आपल्या अमरावतीकरांसाठी अतिशय भाग्याचा आहे। एक इतिहासात घडला जाईल अशा प्रकारचा दिवस आहे। आज या ठिकाणी आपण सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये एका रुग्णाचं किडनी ट्रान्सप्लांट केलेलं आहे आणि त्याच्या किडनीचं कार्य सुरूसुद्धा झालेलं आहे। यामध्ये ज्या महत्त्वाच्या हे दिलं सहकार्य केलं त्यामध्ये या राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉक्टर दीपक सावंत सर, तसेच आमचे पूर्ण खात्याचे डायरेक्टर, ॲडिशनल डायरेक्टर, आमचे डेप्युटी डायरेक्टर या सर्वांचं सहकार्य लाभलं। ही प्रक्रिया राबवत असताना ज्या लोकांचं मला सहकार्य मिळालं त्यामध्ये इथे डॉक्टर अविनाश चौधरी, नागपूरचे डॉक्टर संजय कोलते, डॉक्टर राजूरकर, डॉक्टर समीर चौबे, या ठिकाणी अमरावतीतीलच असलेले आमचे डॉक्टर राहुल पोटोडे, डॉक्टर विक्रम देशमुख, डॉक्टर विशाल बाहेकर, डॉक्टर बडनेरकर, डॉक्टर कोकाटे, डॉक्टर लांडे, माझे सर्व सहकारी, या ठिकाणी कार्यरत असणारा सर्व अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या ओटीमध्ये काम करणाऱ्या आणि वार्ड ICUमध्ये काम करणाऱ्या सिस्टर्स, या सर्वांच्या प्रयत्नांनी आम्ही हे सगळ्यात मोठं कार्य करू शकलं। मी तर असं म्हणेल की हे ईश्वरीय कार्य आपल्या हातून घडलेलं आहे, त्यासाठी मी या प्रसंगी ईश्वराचे आभार मानतो आणि पुनश्च एकदा आपण सर्वांनी याला एक व्यापक प्रसिद्धी देऊन
जास्तीत जास्त गरीब रुग्णांना कसा फायदा होईल याकडे एक आपणास विनंती करतो। ही जी काही आपण किडनी ट्रान्सप्लांटची शस्त्रक्रिया केलेली आहे ही महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत केलेली आहे आणि त्यामुळं रुग्णाला कुठलाही यात खर्च लागणार नाही आहे। यापुढे पण अशाच प्रकारच्या शस्त्रक्रिया व्हाव्यात असा आमचा कयास राहणार आहे। तसंही या रुग्णालयात सरासरी 130 ते 145 रुग्ण हे डायलिसिस घेत असतात आणि त्यांच्यासाठी त्यांनासुद्धा किडनी मिळावी, त्यांचे नातलग तयार असतील तर आपण त्यांनासुद्धा या सगळ्या किडनी ट्रान्सप्लांटच्या शस्त्रक्रियेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। हे कार्य सतत राहावं यासाठी आपणा सर्वांचं सहकार्य लाभावं अशी आपणा विनंती करतो। धन्यवाद सर। इस पूरी प्रक्रिया को लगभग 1 वर्ष लगा। उन्होंने श्रीकांत टावरी को उनके पिता गोवर्धनदास टावरी की एक किडनी लगाए जाने को अमरावती का एक इतिहास बताते हुए शहर वासियों को ऐसे कार्य के लिए मदद करने का आह्वान किया है। अवयदान असतात, किडनीचं अवयदान हे आपण जिवंतपणे पण करू शकतो, पण बाकीच्या काही अवयवांचं आपण जिवंतपणे करू शकत नाही। खरं म्हणजे अवयदानाची जर मोहीम आपण चांगल्या तऱ्हेने राबवू शकलो, जे काही आपण फॉर्म वाटप करतो ते फॉर्म वाटप होऊन ते फॉर्म जर आमच्याकडे आलेत आणि त्यानुसार आम्ही जे काही कार्ड देतो ते जर आपण जवळ नेहमीसाठी बाळगले तर नक्कीच अवयदानाची मोहीम ही यशस्वी होणार आहे। अवयदानाची मोहीम राबवत असताना ज्यांनी कोणी तो फॉर्म भरला आहे यांनी 2-3 गोष्टी करणं अत्यंत गरजेचं आहे। त्यामध्ये पहिली गोष्ट की त्यांनी अवयदानाचा फॉर्म भरलेला आहे हे मॅक्झिमम जास्तीत जास्त लोकांना सांगणं गरजेचं आहे, जेणेकरून जेव्हा केव्हा काही अशी घटना घडली तर त्यावेळेस बऱ्याच लोकांना माहीत राहील की यांनी याची इच्छा अवयदानाची आहे। तसंच सोबत जर जे काही आयडेंटिटी कार्ड आम्ही देणार आहोत ते कार्ड सोबत ठेवणं गरजेचं आहे आणि या सगळ्या गोष्टीची माहिती जवळच्या नातेवाईकांना देणं गरजेचं आहे। आपण अवयदानाचा फॉर्म भरला म्हणजे आपले दान आपण आम्ही घेऊ शकतो असा होत नाही। जोपर्यंत जो कोणी जवळचा नातलग असेल, जी लीगल हेअर असेल तुमचा, तो जोपर्यंत आपल्याला परमिशन देत नाही तोपर्यंत आपण कुणाची अवय घेऊ शकत नाही आणि म्हणून अवयदानाचे फॉर्म भरले असतानाच त्याची व्यापक प्रसिद्धी आणि जो कोणी जवळचा नातलग असेल त्यावेळेस अगदी निकटचा नातलग त्याची मानसिकता तयार करून ठेवणे की जेव्हा असं काही जर घडलं तर माझे अवयवाचं दान करावं ही एक त्यांच्यासमोर आपण इच्छा व्यक्त करावी, जेणेकरून जे काही पेशंट अवयदानाअभावी या रोगाने खितपत पडलेले आहेत त्या सर्वांना अवयव मिळतील आणि एक त्यांचं जीवन सुकर होईल। धन्यवाद। निजी अस्पताल में आता है लाखों का खर्च। डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के अनुसार श्रीकांत टावरी की किडनी प्रत्यारोपण प्रक्रिया महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में निःशुल्क किया गया। यह प्रक्रिया के लिए निजी अस्पताल में 10 से 30 लाख रुपए तक का खर्च होता है। शहर के इतिहास में पहली बार जो किडनी प्रत्यारोपण की प्रक्रिया का इतिहास सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है, उसमें बेशक डॉक्टर अविनाश चौधरी तथा श्याम सुंदर निकम के साथ नागपुर के डॉक्टर संजय कोलते, डॉक्टर चौबे, डॉक्टर राजूरकर के अलावा शहर के डॉक्टर राहुल पोटोळे, विशाल बाहेकर, विक्रम देशमुख, विक्रम कोकाटे, निखिल वडनेरकर, सौरभ लांडे, राजेश कस्तूरे, राम प्रसाद चौहान जैसे अनुभवी डॉक्टरों की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमरावती जिले के चेचरवाड़ी ग्राम में जिला परिषद शाला का साहित्य मुख्याध्यापिका एवं कुछ लोगों द्वारा बेचा गया, ऐसा आरोप ग्रामवासियों तथा योगेश देशमुख ने लगाया है। VCN न्यूज के टीम ने जब स्कूल का मुआयना किया तो उसमें कई खामियां स्कूल में नजर आई। VCN न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सीधी चेचरवाड़ी से। अमरावती जिले में ऐसी कई स्कूलें हैं जो विवादों में घिरी हैं। कभी शिक्षा स्तर को लेकर तो कभी तकनीकी स्तर पर कई खामियां नजर आती है। ऐसे ही विवादों में घिरी है अमरावती शहर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर बसी ग्राम चेचरवाड़ी की जिला परिषद प्राथमिक स्कूल। इस वक्त हम अमरावती से सटे ग्राम चेचरवाड़ी में है, जहाँ की आप देख सकते हैं कि जिला परिषद की जो स्कूल है, इस स्कूल में 2 ही क्लास हैं जहाँ पर पहली से लेकर चौथी तक यहाँ पढ़ाया जाता है। साथ ही कुछ ग्रामवासियों का ये आरोप था कि यहाँ की जो स्कूल की जो पुरानी जो बिल्डिंग थी वो गिराई गई है और वहाँ का जो मलबा है वो यही स्कूल में यहाँ दबाया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो उनकी जो लोहे की पाइप थे, एंगल थे, दरवाजे थे,
ऐसा आरोप लगाया कि इन्होंने बेच दिए। लेकिन जब हमने मुख्याध्यापिका से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका रीसर्च चालान भरा दिया जा चुका है और 9,300 में इसका 17 मार्च को हर्रास हुआ था, जो कि बीडीओ के आदेश पर हर्रास हुआ और 9,300 जो उनको उस हर्रास में से मिले थे वो रुपए उन्होंने अमरावती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में चालान भर के जमा कर दिए, जो कि शासन के पास जाता है। मगर यहाँ की स्कूल की व्यवस्थापन से हमने जब बात की है तो उन्होंने भी यही कहा, लेकिन कुछ ग्रामवासियों का ये कहना है कि यहाँ जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। अब आगे की जांच समिति और क्या करेंगी और हम लोग जो है इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि मामला आखिर है क्या। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन उमर के साथ नीलेश ठाकरे, VCN न्यूज़ अमरावती के लिए। स्कूल में 2 क्लासरूम हैं जहां 4 कक्षाओं के छात्र को पढ़ाया जाता है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 और कक्षा 4 के छात्र स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल की पट संख्या 28 है और इन 28 छात्रों के लिए 2 शिक्षक हैं और 1 मुख्याध्यापिका स्कूल में कार्यरत है। विशेष बात यह भी है कि ये एक ऐसी एकमात्र स्कूल है जहां सुरक्षा दीवार तक नहीं है, मतलब स्कूल के अंदर कोई भी कभी भी आ जा सकता है। अब हम जो आपको बताएंगे बेहद चौंकाने वाली बात, इसे सुनकर आप कहेंगे क्या बात है, ऐसा भी होता है। ग्राम केचरवाड़ी के निवासी योगेश देशमुख ने स्कूल व्यवस्थापन समिति पर स्कूल के साहित्य चुराने और उसे बेचने का आरोप लगाया है। माझ्या शाळेवरती आरोप आहे की यांनी परस्पर माल विकलेला आहे असा आरोप आहे। निलेश बाळाजी देशमुख माझं नाव आहे। यांनी इथे टीनचा मलमा जो आहे तो पूर्णपणे गायब केलेला आहे। त्याच्यात टीन होते, लोखंडीच्या टीन आहे, पत्रे आहे आणि विटेचा मलमा आहे जुना, तो त्यांनी पूर्ण हरास केलेला आहे। योगेश देशमुख ने दी जानकारी के अनुसार 2 से 2.5 वर्ष पूर्व स्कूल की बिल्डिंग कमजोर हो जाने की वजह से गिराई गई थी। बिल्डिंग गिराने के बाद जो साहित्य और मलबा था वो बहुत दिनों से पड़ा था, जिसमें 3 पत्रे, सीमेंट पत्रे, लोहे के एंगल, कवेलू, ईंटें, इन साहित्यों की नीलामी नहीं की गई थी। नीलामी सिर्फ लकड़े, दरवाजे, खिड़की तथा पुराने साहित्यों की 17 मार्च को की गई थी। मगर बाकी साहित्यों के बारे में जब ग्रामवासियों तथा योगेश देशमुख ने पुलिस पाटिल ज्ञानेश्वर देशमुख एवं मुख्याध्यापिका स्वाति हंतोड़कर से पूछा तो उन्होंने हवा में जवाब देना ही बेहतर समझा और बातों को टालते हुए ग्रामवासियों को ज्यादा होशियार हो गए हो क्या, इस लहजे में जवाब दिया। VCN न्यूज की टीम जब ग्राम चेचरवाड़ी पहुंची तो स्कूल का जायजा लिया और इस मामले में जब VCN न्यूज के संवाददाता ने पूछा तो मुख्याध्यापिका स्वाति हंतोड़कर ने जवाब दिया कि साहित्यों की नीलामी हो चुकी है और ये नीलामी 17 मार्च को हुई है, जिसमें से 9,300 रुपए प्राप्त हुए थे, जिसे ADC बैंक में चालान बनाकर भर दिए गए हैं और ये उन्होंने वरिष्ठों के आदेश पर किया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं इस विषय पर मुख्याध्यापिका स्वाति हंतोड़कर और व्यवस्थापन अध्यक्ष। मला कार्यालयाकडून पत्र प्राप्त झालं होतं, ते हरास करायचे आहे। त्याप्रमाणे 17 तारखेला आणि ऑफिसने अगदी नियमाप्रमाणे त्यांच्या कार्यालयाचा एक व्यक्ती पण इथे पाठवला होता। त्यांच्या समक्ष हा हरास झालेला आहे। हरासातून 9,300 रुपये प्राप्त झाले आणि ती रक्कम चलानद्वारे भरण्यात आली। 17 मार्चला शाळेचा अपघात झाला आहे BDO मार्फत। शाळा पडलेली होती, बाकी सामान कुठं गेलं कुठं, बाकीचं शाळेत मलमा सर्व दाबलेला आहे, दिसूनच राहिला तुम्हाला। आणि बाकीचं जे सामान होतं ते हरास झाला आहे, त्याचे 9,300 रुपये मिळाले, ते मॅडमनी जमा केले आहेत गव्हर्नमेंटला। VCN न्यूज की टीम ने जब बारीकाई से स्कूल का मुआयना किया तो बहुत सारी खामियां नजर आई। चालते ना कोणाला दिलं काही फरक नाही, फक्त आपल्याला हिशोब आणि फक्त पैसे जमा झाले का पूर्ण, काही हरकत नाही ना। बाकी काही घेतलं सध्या लकड़ा आहे हरासाठी, बाकी तुम्हाला लकडा कुठे काय ना ठेवलं रामराज इथे नाही का जाणं लागतं। हां, माझ्या त्याला मजूर लावा लागेल, ते सरकारी हरास सरकारी जागेवर होणार ना। लकड्याचं इस्टिमेट आहे ना सगळं, काय काय आहे तर लकड्या तोटीच आहे। अरे हो पण पाहायला इथं आणला काय तर पाहिल्याशिवाय कसे पैसे भरणार आहे? जर तिथं 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 उदय लागली आहे, काय लागलाय माहिती आहे कोणाला? हा, मी तेच तर म्हणालो, कसं होईल? मी तेच म्हणताय, पाहिल्याशिवाय कसं कोणी पैसे जमा करणार आहे?
जे गोष्ट करायचं माहित आहे आतापर्यंत कोणी भेट नाही. घ्यायचं काम होतं ना, श्रीहरिभाऊ अध्यक्ष आहे ना, ते म्हणतात मला माहित नाही. मॅडमने शब्द वापरला चोरी, चोरीला जाऊच नाही शकत, मग याची गाडी चोरून नेली. सगळं क्लिअर आहे. विटेचा मलमा वगैरे आहे ते बोलवून घ्या इथं. विटेचा मलमा कुठं झालं लंब्या कशा काय दबले इथे मी पोरांना पडवली का त्याच्यावर पोरं इथे खेळतात. ते शिल्लक जाऊ द्या. नाही पण मला काय म्हणायचंय, पोरं इथे लहान लहान मुलं खेळतात ना, मग ते विटांवर उड्या मारून जाणार का? कमाल. जो दबला तिथे. जो हर्रास झाला पहिला तिकडे जाईल, फक्त जो मांग जो पूर्ण हर्रास झाला, जे दिलं ज्याच्या घरी दिलं त्याच्या घरी चालते, पण तो पैशाचा हिशोब लागेल. जो आहे तो हर्रास करा, चालते, ठीक आहे. मग आहे ना हर्रासच आहे, तुम्ही बसा तर तरी सगळे. नाही तुम्ही म्हणून राहिले चोरीला गेलं, हे भाषा बी बरोबर नाही. चोरीला गेलं हा शब्द म्हटला तुम्ही काही दिवसाला माणसाने किंवा तुम्ही शाळेत चोरीला गेली, उद्या तुम्ही म्हणाल की पूर्ण बिल्डिंगच गेली. मग तुम्ही वापरला शब्द आणि तुम्हाला काहीच नाही म्हटलं. तुम्ही याला म्हटलं की चोरीला गेला, चोरीला नाही जाऊ शकत ना. तुम्ही बसा तर तरी. तुम्ही आले हर्राससाठी आणि तुम्ही बसून नेले सगळे उभेच आहे. नाही नाही बरं, हे लोक शाळेत कधी येत, तुम्ही वर्षभर येत का नाही येत ना? याचं कामच नाही ना आम्हाला. तुम्ही तुम्ही शिक्षण घेऊन राहिले ते मॅडम आजपर्यंत मागितलं तुम्ही काय म्हणलं नीट बोल. मॅडम आजपर्यंत तर इथं असं झालं ना, आजपर्यंत इथं असं झालं नाही ना. मला 11 वर्ष झाली या गावात. हो ना, आजपर्यंत इथं झालं नाही म्हणून कोणी येत नाही इथं शाळेत. नाही, तसं सहज आले. गाव आहे, आपली गावची शाळा आहे. तुम्ही सहज चक्कर मारायला तरी चालते, नो प्रॉब्लेम. मग तुम्ही काही दिवसांना म्हणता की इथं काय फिरून राहिलं. असं बिलकुल म्हणणार नाही मी. किती लोकांना म्हटलंय, 11 वर्ष मला या शाळेत झाले. किती लोकांना मी आजपर्यंत म्हटलंय. कमालच आहे. आणि उद्या तुम्ही माझ्यावर काही आरोप घ्या की मी आकलून देते, असं होत नाही. एवढं चांगली आहे माहिती आहे मला. तुमची भाषा खूप चांगली आहे मला माहिती आहे. तुम्ही फक्त चुपचाप बसा. तुम्ही गुच्चावर राहा, तुम्ही कल्ला नका करू. मी कोणाला हाकलत नाही शाळेतून, अगदी प्रेमाने घेत असते कोणासोबत. आणि मी आज म्हणजे मला काही 2 वर्षांनी झाले येऊन, 11 वर्ष झाले इथे. काही बोलायचं कामच नसतं, तुम्ही फक्त ह्या शब्द वापरला. झालं ना, मग सगळं हे तुम्हाला चोरीला कसं जाणार आहे? एक सेकंड सामान तुम्हाला माहिती आहे पुढे येतं, याच्या अर्थ सर्वात तुम्हाला सर्वांमध्ये सामान पुढे येतं, बरोबर आहे. मग आता जे सामान गेलं आहे, आपण एक काम करू, ज्यांच्याकडे सामान गेलं असेल किंवा असेलही त्यांच्याकडून जे काही एक रक्कम शाळेकरता करून घेऊन घेऊ, नसेल घेतली तर ते तर न सांगता नेलं ना, न सांगण्यात नेलं. मॅडमना सांगितलं नाही तसंच नेलं त्यानं उचलून. ठेवलं असेल त्याच्या घरी, सुरक्षित ठेवलं असेल. सुरक्षित नाही आहे ते. मग लावलं असेल, मग ठीक आहे, मग आपण त्याचं हे करून घेऊ, त्याकडे पैसे घेऊ. अजून काय त्याच्यात आहे, अजून काय करू शकतो. पण ते जबरदस्ती गावातलेच लोकांना आहे ना, असं थोडीच आहे गावातलीच मालमत्ता. नाही तर गावातले लोक गावातले नाही आहे ना. मटेरियल पाहिल्याशिवाय तर कोणी पैसे जमा नाही करत सर. जाय कोण आहे, काय पाहिजे मी तिकडे नाही जा, सरकारी जागेवरच पाहिजे. त्यांनी सिंपली दाखवली होतं आणि एवढं मोठं मटेरियल खराब झालं असतं इतकेच वर्षापासून, म्हणून त्यांनी जागा सुरक्षित ठेवलं आहे. आज तेही नसतं भेटलं आपल्या हाती. तर ते टीनही गॅप झाले. मग टीने गमावून टाकली. टीनं आपण पैसे घेऊ. कोणापासून सर? मग आता कोणाला चोरी तुम्ही म्हणता, कोणातरी असेल सुरक्षित असेल. तुम्ही म्हणाला चोरी झाली मग जे आर्थिक आहे तर चोरी झाली असेल, मग काय म्हणतो तुम्ही, तुमचं म्हणणं काय आहे? आपल्याला विटा आणि टीन दाखवून त्यांनी. विटाचं गेलं असेल, विटाचं काही घेणं नाही. डिस्पोजल असतं विटाचं हे राहत नाही, कारण त्यांनी पाडलं आहे. तुम्ही बिल्डिंग पडली आहे, बिल्डिंग पडल्यानंतर जो काही मलमा आहे तो बंद गेला, त्याचा हे नाही आहे. जो साहित्य आहे त्या साहित्याचा हरास असतो केव्हाही पण. कोणत्याही साहित्याचा हरास असतो, हे तुम्हाला माहिती आहे का? विटा आणि मलमाचा हरास नसतो. नाही, विटा आणि मलमाचा हरास टीन तुम्हाला माहिती आहे, टीनं पडतात. हे तुम्हाला माहिती टीनं पडतात. आम्हाला माहिती बाकीच्या विचारा तुम्ही, तुमच्या कर्मचाऱ्याला विचारा तुम्ही. इस विषय पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी इसका विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। इस मामले में शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, विस्तार अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपे गए, मगर इस मामले का निपटारा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों चुप्पी साधे हैं सारे अधिकारी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। VCN न्यूज टीम आगे की छानबीन के लिए, जवाबों के लिए जल्दी संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेंगी। ग्राम चेचरवाड़ी से वीडियो जर्नलिस्ट रोशन उमक, पुष्पा जैन, नीलेश ठाकरे की यह स्पेशल रिपोर्ट VCN न्यूज अमरावती के लिए। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने चांदूर बाजार क्षेत्र में छापा मारकर
5 जुआरियों से नकद सहित लाखों का माल जब्त किया है। इस घटना से परिसर में खलबली मची हुई है। जिले की ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने चांदूर बाजार थाना क्षेत्र में छापा मारकर नकद सहित लाखों का माल जब्त किया है, जिसमें 2 दुपहिया तथा देसी व गावरानी शराब का समावेश है। जानकारी के अनुसार एलसीबी की टीम चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हुए अवैध बरली मटका व जुआरियों की तलाश में थी तो गुप्त जानकारी मिली कि थुगांव पिंपरी में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर मारे गए छापे में 5 जुआरियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे नकद 21,630 सहित 2 दुपहिया जब्त की गई, जिनकी कीमत 1,40,000 रुपये बताई गई है। इसके साथ ही मौके से 5 मोबाइल तथा मुख्य आरोपी सैयद मोबिन की घर की तलाशी लिए जाने पर 33 देसी नग शराब की बोतल और 5 लीटर गावरानी शराब भी जब्त की गई है। ऐसा कुल 1,71,940 रुपये का माल जब्त किया गया है, जबकि इस मामले में आरोपी सैयद मोबिन, सैयद सत्तार, महादेव संपतराव पारिसे, शेख मुजाहिद शेख इजराइल, राजू छोटे जावरकर तथा वसीम खान को गिरफ्तार किया गया है। संजय गांधी निराधार योजना के तहत एक विधवा को झांसा देकर एक युवक ने 2000 की ठगबाजी की थी। इस घटना की शिकायत पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराई थी। इस 38 वर्षीय ठगबाज को 4 अप्रैल को धर दबोचा। यह आरोपी बडनेरा के पिंपरी यादगिरे का बताया जाता है। संजय गांधी निराधार योजना के तहत एक विधवा महिला को झांसा देकर उससे 2000 रुपए की ठगबाजी करने वाले शातिर बदमाश को सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने बड़े ही नाटकीय ढंग से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम बबलू उर्फ सत्यम भौराव राउत, उम्र 28, पिंपरी यादगिरे बडनेरा बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजापेट थाना क्षेत्र के गोपाल टॉकीज परिसर में रहने वाली मनीषा अमोल सोलंके नामक महिला के पति की वर्ष 2015 में गंभीर बीमारी के चलते निधन हो चुका है, जिसके बाद 2 अगस्त 2017 को संबंधित महिला ने संजय गांधी निराधार योजना में लाभार्थी के रूप में आवेदन किया था। बताया जाता है कि बबलू उर्फ सत्यम भौराव राउत नामक आरोपी ने तहसील कार्यालय स्थित संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों की सूची में से मनीषा अमोल सोलंके नामक इस पीड़िता के घर का पता तथा मोबाइल नंबर निकालकर उन्हें फोन किया कि आपका संजय गांधी निराधार योजना में चयन हुआ है और आपके बैंक खाते में 30,000 रुपये जमा करा दिए गए हैं। इससे पहले 2,000 रुपये नगद बैंक में जमा करना पड़ेगा। बबलू के झांसे में आकर पीड़िता शाम चौक स्थित SBI शाखा में पहुंची, जहां पहले से ही मौजूद बबलू ने स्वयं का परिचय उस महिला को विनोद गावंडे के रूप में देते हुए उससे 2,000 रुपये नगद लिए और बैंक में अंदर जाकर वहां से फरार हो गया। इस घटना की शिकायत पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच अधिकारी ASI रमेश पाली तथा NPC प्रमोद सहारे ने घटनास्थल में लगे CCTV फुटेज के सहारे समुद्र में एक मोती ढूंढने जैसी कसरत करते हुए बडनेरा के पिंपरी यादगिरे से आरोपी बबलू भौराव राउत को धर दबोचा। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार DM पाटिल के मार्गदर्शन में ASI रमेश पाली NPC प्रमोद सहारे ने की। इस विषय पर पुलिस निरीक्षक DM पाटिल ने दी अधिक जानकारी। महिन्यामध्ये ऑगस्ट 2017 मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता। श्रीमती मनीषा सोळंके बाईने एक रिपोर्ट दिला होता। ती बाई रात्री गोपाल टाकीच्या झोपडीमध्ये तिच्या घरी एक मनुष्य गेला ठाकरे नावाचा, सांगितलं की तुमच्या संजय गांधीचे तुमचे 30,000 रुपयाचा चेक आलेला आहे, तर तुम्ही हा नंबर घ्या आणि माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा। त्या दिवशी ती बाई घरी नव्हती, तिची नातेवाईक होती। त्या बाईने चिठ्ठी ठेवून घेतली। नंतर ती बाई सायंकाळी आल्यानंतर तिला तिच्या नातेवाईकांनी चिठ्ठी दिली की तुला कोणतरी माणूस आला होता ऑफिसमधून, तुला 30,000 रुपयाचा चेक आलेला आहे, तर तुला या फोन नंबर बोलायला सांगितलं आहे। त्या बाईनं फोन लावला, त्याला सांगितलं की बाई तू मला तुझं काम होऊन जाईल, तर 30,000 चेक मला द्यावं लागतील। त्यावरून त्या बाईनं 2 दिवसानंतर त्याला 2,000 रुपये बँकेजवळ येऊन दिले। त्याला दिल्यानंतर या माणूस ती बाई चेक मागायला लागली, तर ते म्हणे तुझ्या परवा तुला चेक देतो मी। नंतर याने आपला फोन बंद करून ठेवला आणि त्या बाईने नंतर पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिला की मी असं माझे 2,000 रुपयामध्ये फसगत झाली।
तो तपास आमच्या ASI पाली आणि त्यांचे रायटर सारे यांच्याकडे होता. त्यांनी तपासामध्ये ज्या बाईनं ज्या ठिकाणी पैसे दिले होते स्टेट बँकेजवळ तिथले CCTV फुटेज तपासले तर त्याचा चेहरा आलेला होता. त्याच्यावरून त्यांनी त्याचे फोटो काढले आणि सर्वीकडे प्रसिद्ध केले किंवा सर्वीकडे विचारपूस केली. तेव्हा त्यांना समजलं की हा आरोपी आपला पिंपरी यादगिरीचा आहे म्हणून त्यांनी रात्री जाऊन पिंपरी यादगिरीवर त्याला अटक केलेली आहे. त्यानं आपला गुन्हा कबूल केलेला आहे. याच्या अगोदरसुद्धा त्याच्यावर राजापेठला आणि फैजलपुऱ्याला असेच गुन्हे दाखल आहेत आणि तो अशाच गरीब लोकांना फसवतो. म्हणजे संजय राऊतला जर गेला तिथल्या याद्या वाचतो, याद्यावर नावं असतात, ते या नावं आणि पत्ते असतात. त्याच्यावरून तो त्यांच्या घरी पोहोचतो आणि त्यांना खोटं बोलून पैसे उकळतो. अमरावती जिले के भातकुली चेचरवाड़ी रास्ते की पूरी तरह दुर्दशा हुई है. प्रशासन की लापरवाही से यहाँ की जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पूरी तरह 3-13 बच चुके हैं. VCN न्यूज की एक खास रिपोर्ट चेचरवाड़ी रास्ते से. पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हर गांव-गांव में चल रही है. सबका साथ सबका विकास, इस सोच के साथ मौजूदा सरकार विकासात्मक कार्य कर रही है. पर आज भी ऐसे कई देहात हैं जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा अन्य योजनाओं के 3-13 बस्ते नजर आ रहे हैं. आज हम बताएंगे आपको अमरावती जिले के ग्राम चेचरवाड़ी की बेहाल सड़कों की वीरान कहानी. इस वक्त हम अमरावती शहर से सटे ग्राम चेचरवाड़ी के रास्ते पर हैं, जहां मौजूदा सरकार एक तरफ कहती है सबका साथ सबका विकास और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सारे गांव-गांव में सड़कें बननी हैं, मगर यहां इस सड़क का हाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से सड़कें यहां बनाई गई हैं और किस तरह से यहां का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं. यहां पर केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ से चेचरवाड़ी गांव है और यहाँ की आप सड़कें देख सकते हैं कि यहाँ पर पक्की सड़कें भी नहीं है. यहाँ पर एक ज़िला परिषद की स्कूल भी है जहाँ से बच्चे आना जाना करते हैं और नागरिक भी यहाँ जो लोग रहते हैं, ग्रामवासी जो रहते हैं, उन्हें भी कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. यहाँ तो दोपहिया जाना भी मुश्किल है तो बड़ी गाड़ी कहाँ से आएंगी. लेकिन मौजूदा सरकार का ये जुमला जो है सबका साथ सबका विकास, वो अभी तो ऐसा लग रहा है कि एक सड़कों की नहीं बल्कि इन जुमलों की भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही है. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, नोकीले पत्थर यहाँ पर है. अमरावती शहर से करीब 30 किलोमीटर के फासले पर बसे ग्राम चेचरवाड़ी की सड़कों को आज भी इंतजार है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का. ग्राम चेचरवाड़ी की ओर जाने वाली सड़कें इतनी खस्ता हैं कि वहां से आना जाना बेहद ही मुश्किल है. सड़कों पर पड़े छोटे बड़े गड्ढे निरंतर हादसों को न्योता दे रहे हैं. इस सड़क से रोजाना कई राहगीर तथा स्कूल महाविद्यालय के छात्र आना जाना करते हैं, जिन्हें रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस खराब सड़क पर चलना मुश्किल है तो दुपहिया 4 पहिया क्या खाक चलेगी. फिर भी बड़ी मशक्कत के साथ यहाँ से राहगीर आना जाना करते हैं. अभी ग्रीष्मकालीन मौसम में ये हाल है तो बरसात में क्या होगा. अब देखना ये बाकी है कि मौजूदा जो सरकार है, जो सरकार का जुमला है सबका साथ सबका विकास और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बननी है, अब देखना ये बाकी है कि क्या ये सड़कें कभी बन पाएंगी या फिर यूं ही बन पिटारे में इसका काम पड़ा रहेगा. वीडियो जर्नलिस्ट रोशन उमक के साथ नीलेश ठाकरे, VCN न्यूज अमरावती के लिए. खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। डवरगांव के आनंद डिस्टिलरी में सुपरवाइजर पर सुरक्षा रक्षक ने कटर से हमला कर दिया। सुपरवाइजर को इलाज हेतु जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। माहुली पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आए दिन विवादों के मामले बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर जानलेवा हमले करना तो एक फैशन सी बन चुकी है। ऐसे ही एक वारदात माहुली पुलिस थाना अंतर्गत आनंद डिस्टिलरी में घटी। यहाँ 32 वर्षीय अपर वर्धा निवासी विजेंद्र ज्ञानेश्वर इंगड़े नामक व्यक्ति सुपरवाइजर पद पर कार्यरत है। हर दिन के तरह विजेंद्र डिस्टिलरी के गोडाउन का दरवाजा खोलने लगा। तभी यहाँ तैनात सुरक्षा रक्षक अमोल लोखंडे के साथ उसकी बहस हुई। बहस इतनी बड़ी कि इस सुरक्षा रक्षक ने विजेंद्र पर कटर से वार कर दिया। घायल विजेंद्र को तत्काल उपचार हेतु जिला सामान्य अस्पताल लाया गया। माहुली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अमोल लोखंडे को गिरफ्त में लेकर आगे की जांच शुरू की है। आनंद डिस्टिलरी मध्ये ही घटना झाली आणि 10 वाजताचा वेळ होता। त्याची लोकांची बोंबाबोंबी झाली आणि तो चाकू कटर मारून पळाला गेट पाशी। विदर्भ यूथ वेलफेयर संस्था द्वारा संचालित प्राध्यापक राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर को पिछले 6 सालों में नैक द्वारा ए श्रेणी प्रमाणित किया गया। विदर्भ का ऐसा मानांकन पाने वाला ये अमरावती का पहला कॉलेज माना जाता है। ऐसी जानकारी आज हुई पत्र वार्ता में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे द्वारा दी गई। विदर्भ के ग्रामीण भागों में तंत्र शिक्षा का प्रसार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग जगत के लिए प्रशिक्षित मनुष्य बल तैयार करने हेतु सन 1983 में प्राध्यापक राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर बडनेरा की स्थापना की गई। इस महाविद्यालय को आज तक 2004, 2008 तथा 2014 को राष्ट्रीय मानांकन परिषद का अधिस्वीकृति प्राप्त हुई। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्राध्यापक राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर बडनेरा को पिछले 6 सालों से नैक द्वारा अश्रेणी प्रमाणित विदर्भ का एकमेव महाविद्यालय है। इस संस्था के उच्च विद्या विभूषित व तजुर्बेकार अध्यापकों के बदौलत यह मुमकिन हुआ, ऐसी बात विदर्भ यूथ वेलफेयर संस्था अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे ने एक प्रेस वार्ता में दी। द्वारा संचालित प्रोफेसर राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी रिसर्च या कॉलेजला NBAचं ॲक्रेडिटेशन पुढच्या 2020 पर्यंत एक्सटेंड झालेलं आहे। याच कॉलेजला मागच्या वर्षी नॅक ए भेटला आहे, आणखी याच कॉलेजला NBA 3दा भेटलेला आहे। असं या भागातील हे एकमेव कॉलेज आहे ज्या कॉलेजजवळ याचं प्रमाणपत्र आहे की हे कॉलेज, ही संस्था, हे शिक्षक शिक्षणाला मुलांना शिक्षण देण्याकरता कमिटेड आहे। आणखी दर्जेदार शिक्षण ज्याला आपण म्हणू, ज्या शिक्षण दिल्यानंतर ही मुलं या देशाचे एकदम चांगले इंजिनियर होतील आणि अतिशय चांगले टेक्नोक्रॅट होतील, असं कमिटमेंट या कॉलेजचं, या संस्थेचं आम्ही तुम्हाला देत आहोत। आणि याच कमिटमेंटचं आम्हाला एक प्रमाणपत्र भेटलेलं आहे की या वर्षी NBAनी सतत 2020 पर्यंत NBAचं एक्सटेन्शन या कॉलेजला दिलेलं आहे। यापूर्वी या कॉलेजला अनेक असे अवॉर्ड असे भेटलेले आहेत, जसं की मागच्या 2 वर्षाआधी द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया याचा अवॉर्ड भेटलेला आहे। प्रत्येक गोष्टीमध्ये, प्रत्येक सोशल ॲक्टिव्हिटीमध्ये हे कॉलेज अग्रेसर असते। आणखी एक नॅशनल लेवलचं कॉलेज म्हणून हे कॉलेज आता हळूहळू अग्रेसर होत आहे। होटल महफिल इन में आयोजित इस प्रेस वार्ता में संस्था उपाध्यक्ष प्राध्यापक विनय मोहोळ, कोषाध्यक्ष पंकज देशमुख, प्राध्यापक हेमंत देशमुख, उदय देशमुख, नितिन हिवसे, प्राध्यापक रागिनी देशमुख आदि मान्यवर उपस्थित थे। साइबरटेक कंपनी के साथ मनपा के 13 अधिकारियों पर गठजोड़ करने का आरोप लगा है। इन 13 अधिकारियों में से करीबन 1.5 करोड़ से रिकवरी के आदेश मनपा आयुक्त ने दिए हैं।
स्थानीय महानगरपालिका में थाने के साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर कंपनी को संपत्ति सर्वेक्षण का ठेका दिया गया था। इस कंपनी के साथ गठजोड़ कर जिन अधिकारियों ने करीबन 1.5 करोड़ रुपयों का गोलमाल किया, उन पूर्व व वर्तमान अधिकारियों से निगमायुक्त हेमंत पवार ने रिकवरी करने का आदेश दिया है। विशेष यह है कि इस मामले में कार्यरत व सेवानिवृत्त इस प्रकार 13 बड़े अधिकारियों कर्मचारियों का समावेश है। 1.5 करोड़ के गोलमाल में सहायक अभियंता दीपक खड़ेकर को मुख्य माना गया है। उनसे 61,70,000 रुपए रकम वसूली करना है। बचे हुए अधिकारियों से बची हुई 50% राशि वसूल की जाएगी, जिसमें तत्कालीन सहायक संचालक नगर रचना अधिकारी गिरीश आगरकर फडणवीस, वर्तमान नगर रचना अधिकारी सुरेंद्र कामले, सेवानिवृत्त उपलेखापाल KS ताजी, तत्कालीन लेखाधिकारी नरेंद्र वानखड़े, लेखा परीक्षक विनोद गायकवाड़, शेखर सोलंके, तत्कालीन लिपिक अविनाश तराळे, तत्कालीन लेखा परीक्षक तथा लेखाधिकारी शैलेश गोसावी, सेवानिवृत्त उपलेखापाल अशोक राठौड़, वर्तमान लेखाधिकारी प्रेमदास राठौड़, लेखा परीक्षक प्रिया तैलकुंठे का समावेश है। उक्त मामले में मुख्य सहभाग सहायक अभियंता दीपक खड़ेकर को विभागीय जांच होना अपेक्षित मानी जा रही है। जांच में हस्तक्षेप न हो, इसके लिए दीपक खड़ेकर का नगर रचना विभाग से जोन क्रमांक 1 में तबादला किया है। उनके स्थान पर सहायक अभियंता आशीष अवसेरे को नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। जिले के रेवसा ग्राम के धरणग्रस्तों ने उप जिलाधीश कार्यालय में ठिया आंदोलन किया। पिछले साल आई बाढ़ से धरणग्रस्तों का भारी नुकसान हुआ। आंदोलन दरमियान मुआवजा मिलने की मांग भी इस समय की गई। साल 2007 में मूसलाधार बारिश से कई नदियों में बाढ़ आई थी। ऐसा ही कहर रेवसा में देखा गया। यहाँ आई बाढ़ से पूरे ग्रामवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी इस गांव में हुआ था। इस गांव के नागरिकों को प्रशासन की ओर से पुनर्वसित किया गया था, मगर 2007 से अब तक पुनर्वसतियों को सरकार की ओर से कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। हुए नुकसान को मुआवजे की मांग को लेकर रेवसा धरणग्रस्त पुनर्वसित नागरिकों ने प्रहार के छोटू महाराज वसु के नेतृत्व में उप जिलाधीश कार्यालय में ठिया आंदोलन किया। मांगे पूरी नहीं करने पर रेवसा वासियों तथा छोटू महाराज वसु ने आमरण अनशन का इशारा दिया। तर आम्ही तिथं कमीत कमी 40 वर्षापासून राहत आहे। 40 वर्षाच्या नंतर समजा 2007 मध्ये महापूर आलेला आहे। त्या 2007च्या महापुरामध्ये एवढी अत्यंत बिकट परिस्थिती आमच्यावर झालेली आहे की आम्हाला झोपण्यासाठी सुद्धा असं काही पांघरण राहिलेलं नाही आहे। त्या कारणास्तव आमच्यावर शासनाने आम्हाला तात्पुरता 3 महिन्यापुरता निवारा दिला होता। माननीय मुख्यमंत्री श्री विलासरावजी देशमुख यांनी आश्वासन देऊन ठेवलं आमच्या इथं येऊन। त्यांनी सांगितलं का 6 ते 7 महिन्यापर्यंत तुम्हाला तुमच्याला पुनर्वसनमधलं तुमच्याला पक्क विटा मातीचं बांधकाम जे आहे ते तुम्हाला मिळून जाईल। पुनर्वसनमधला प्लॉट मिळून जाईल आणि सर्वात मोठ्या सुविधा तुम्हाला नागरिक जे सुविधा या सर्व सुविधा तुम्हाला देण्यात येईल। त्या कारणास्तव म्हणजे तुम्ही त्याची चिंता काही करू नका। आणि असे बोलून 10 मिनिटांमध्ये आमच्या इथून ते निघून चालले गेले। निघून इथूनच नाही चालले गेले, अख्खे आमच्यावाले सर्व मित्रमंडळीतून सर्व याच्यातून निघून वरते चालले गेले, पण त्याचे आश्वासन पूर्ण आमच्या शासनाच्या अधिकाऱ्यांना कोणीही केलेलं नाही। आमची मागणी एकच आहे का आम्हाला पुनर्वसनचे प्लॉट दिलेले आहे तिथंच आम्हाला नागरिक सुविधा मिळण्यात यावी। त्याच्यानंतर जे काही आमच्या बांधकामाचं जे काही आहे ते परिपूर्ण करण्यात यावं। बांधकामाचे जे काही हप्ते आहेत ते हप्ते मिळण्यात यावे आणि परिपूर्ण शासनानं आमच्यावाली जशी जबाबदारी घेतलेली होती 2007 मध्ये का तुम्ही चिंता करू नका बा, आम्ही तुमच्या पाठीशी केव्हाही बोला, आम्ही हजर राहू, पण अत्यंत ते शासनाचं लक्षच आमच्या इकडे नाही। त्याच्यानंतर 2012 मध्ये आणखी एक महापूर आला होता। त्या पुरामध्ये आमच्या इथं सर्वच शासनाचे अधिकारी आणि आमदार खासदार हे येऊन गेले आणि यांनी पण पाहिलेली आहे ती परिस्थिती काय होती। ते परिस्थिती पाहिल्याच्या नंतर आणखी यांनी हे सांगितल्याच्या नंतर आणखी यांच्यावाले डोळे असे अंधळे झाल्यासारखे झाले का अजूनही लक्ष नाही आमच्याकडे। त्यावेळेस तुम्हाला काय दिलं होतं राहायसाठी? काही निवारा दिला होता? निवारा दिला होता, टिनाचा दिला होता। अच्छा, शिकस्त झालेला आहे। शिकस्त काय आहेच नाही। त्याच्यानंतर मग काही शासनानं काही नंतर काहीच नाही दिला। तुमची काय मागणी मग? आम्हाला ते आता हे पुनर्वसन पूर्ण पाहिजे आम्हाला। आज जवळपास रेवसा आणि वलगाव आणि अमरावती तालुक्यातल्या 16-17 गावाचा पुनर्वसनाचा विषय आहे। पूरग्रस्त पुनर्वसन 2007 मध्ये जो पूर आला होता त्यात ज्या पुनर्वसन केलेले होते त्या पुनर्वसनाच्या विषयावर आज शासन 14 वर्ष झाले तरी सुद्धा निगरगट्टा आहे आणि शासनानं
काही ठिकाणी प्लॉट दिले तर काही ठिकाणी त्यांना प्लॉटचा ताबासुद्धा दिला नाही. ज्या ठिकाणी प्लॉट दिले त्या ठिकाणी त्यांनी नागरी सुविधाची कुठलीही सोय केलेली नाही आहे. अत्यंत मरणावस्थेत हे लोक सर्व गरीब कुटुंब मरणावस्थेत राहत आहेत. ना घरका ना घाटका अशी त्यांची परिस्थिती झालेली आहे. कारण ज्या ठिकाणी जे पूर्ववत राहत होते त्यांना टेम्पररी शेल्टर दिले, परंतु टेम्पररी शेल्टर हे 14 वर्षात कुठेतरी तट्ट्याचे किंवा टिनाचे शेल्टर राहू शकते का हे शासनाला समजायला पाहिजे होतं. आज 14 वर्षानंतर सुद्धा त्यांना घर बांधण्यासाठी किंवा ज्या ठिकाणी प्लॉट दिले त्या ठिकाणी ना पाणी, ना कुठे विजेची सोय, ना शाळा, ना यांची अशी परिस्थिती झाली की भारतातले नागरिक आहे की नाही असं शंका यायला लागली. आज आम्ही सर्व रेवशाचे नागरिक आणि वलगावचे नागरिक या ठिकाणी माननीय कलेक्टर साहेबांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन देणार आहोत. आज जर यांनी कुठलाही निर्णय घेतला नाही आणि त्यावर काही तोडगा काढला नाही तर येत्या 8 दिवसानंतर हे संपूर्ण गाव कलेक्टर ऑफिसच्या समोर आमरण उपोषणाला बसणार आहे. आणि त्या आमरण उपोषणात जे काही कमी जास्त होईल ही सर्व शासनाची जबाबदारी आणि त्या आंदोलनाला जे काही रूप येईल ते शासनाच्या या धोरणामुळं, शासनाच्या निगरगट्ट धोरणामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. आम्हाला शासनाला विनंती करायची आहे की त्यांनी या पूरग्रस्त पुनर्वसनात एकीकडे शहरात 2-2, 3-3, 4-4 फुटाचे रोड बांधत आहे जिथे आवश्यकता नसताना चांगले रोड उकरून, पण एकीकडे ग्रामीण भागात ज्यांना घरसुद्धा देत नाही, त्यांना पाणीसुद्धा मिळत नाही, अशा अवस्थेत आम्हाला उपोषण किंवा आंदोलन केल्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला. शहीद संत कंवरराम साहब के जन्मोत्सव पर संत जी के त्यागमय जीवन पर आधारित सिंधी ऐतिहासिक फिल्म शहीद कंवर का निःशुल्क प्रदर्शन आगामी 6 अप्रैल को होगा. अमर शहीद संत कंवरराम साहब के जन्मोत्सव पर संत जी के त्यागमय जीवन पर आधारित सिंधी ऐतिहासिक फिल्म शहीद कंवर का निःशुल्क प्रदर्शन शुक्रवार 6 अप्रैल को 3 शो में सरोज सिनेमा घर में किया जाएगा. यह शो दोपहर 3 से 6, 6 से 9 और रात 9 से 12 तक दिखाया जाएगा. आयोजकों ने सभी समाज बंधुओं से गुजारिश की है कि इस ऐतिहासिक फिल्म को अवश्य देखें. असांखे कुहर खाराईंदे साईं, मुंहिंजो जीवन सवरजी वेंदो. हाणे जेकॾहिं राग बराबरि न ॻायो अथई त मां तोखे खूह में फिटी कंदुमि. हासा ख़बरदार जे हिन जे लाइ वरी अहिड़ा लफ़्ज़ चया अथई. ॾिसजांइ त सही, ही सिंध जो नालो सारे जग में रोशन कंदो. सब ॼाणे थो छा चवंदासीं, प्रभु दोखा छा घुरंदासीं. कंवर, तो में अलौकिक शक्ति आहे. तुंहिंजे गले में सरस्वती जो वास आहे. मुंहिंजी आसीस तोसां साण. सचो साईं सतराम पर उपकारी, सचो साईं सतराम पर उपकारी. ओ गोविंद गिरवरधारी, सचो साईं सतराम पर उपकारी. वञो, हिननि सभिनी काफरनि खे वञी मारियो. तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, क़ाइदो कानून वेड़े रखां. काजीअ मुक्तीअ खे मौक़ूफ़ करे छॾिया. कंवर, अॼु मां पंहिंजूं सारियूं रिद्धियूं सिद्धियूं तोखे तो ॾेई छॾिया. कढोस कढोस ॿाहिरि कढोस, धिका ॾेई ॿाहिरि कढोस. ॾिसो छा था, मारियोस मारियोस, अंदरि अचनि न ॾियोस. अबा ही छाजो गोड़ आहे? साईं अचूं था, साईं अचूं. अड़े इंसान सोच नादान, अथई कलकान, कहला एॾा कहर करी थो. संसार खे भक्ति, सद्भावना ऐं प्यार जो पैगाम ॾिजाए. हानी आ संसार हितां तूं नेठ लॾींदे, नेठ लॾींदे कुझु साण न नींदे, नेठ लॾींदे
कुछ साण न नींदे। अहिड़ी सेकंड ॾियोसि जो वरी इन तरह अचण जी हिम्मत न करे। माण्हू त ईमानदार तो लॻी, तुंहिंजी सवाई जी साख मां ॿुधी चुको आहियां। मूंखे सम्झाइण जी घणी कोशिश कई भगत साहब, पर हिननि जे सिर ते शैतान सवार आहे। हुननि तव्हांजो खून करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कर तू उआ 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 उआ, कर तू अम्मा 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 अम्मा, लोली लाल ब्या तो के, लोली मां तो के लाल निशुल्क प्रवेश प्राप्त करने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। पार्षद बलदेव बजाज 9923584922, पार्षद श्रीचंद तेजवानी 9420127060, पार्षद ऋषिकेश खत्री 8999379840, सरोज साई राजेश लाल 9822295909, सुदामचंद टल्डा 9823842292, तुलसीदास सेथिया 9325131278 और गिरीश नारायण 9579303652। आप इन नंबरों पर प्रवेश प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। रविवार 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक श्री साई बाबा मंदिर जलपूर्ति कॉलोनी में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है। कथा श्रवण का लाभ लेने का आह्वान आयोजकों ने किया है। अमरावती शहर संतों की नगरी माना जाता है। यहाँ कई धार्मिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं और तो और साल के 365 दिन कहीं न कहीं भागवत कथा का आयोजन होते रहता है। स्थानीय जलापुर कॉलोनी में रविवार 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक श्री साई बाबा मंदिर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा के कथावाचक सचिन देव महाराज भक्तों को कृष्ण कथा से मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। रोज 4 से 7 बजे तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सैकड़ों भाविक ले रहे हैं। 5 वर्षाचं पूर्व जंगलामध्ये जाते, एका पायावर वृक्षासनामध्ये उभं राहते, म्हणून निश्चयात्मक निर्धारात्मक भक्ती कशी करावी याच्यासाठी नेहमी प्रवचनकार कीर्तनकार ध्रुवाचं उदाहरण देतात। निश्चयाचे बळ आणि मग तुका म्हणे त्याची कथा श्रवण हेतु ज़्यादा से ज़्यादा भाविकों के पधारने का आवाहन आयोजन समिति ने किया है। आमचा जलपूर्ती कॉलोनी VME रोड अमरावती, आम्ही इथे 1983 पासून पुन्हा वसन केलेलं आहे। आमच्या इथे मंडळाला कमीत कमी 26 वर्ष पूर्ण झालेले आहे। आमचे लहान बाळ गोपाळ त्यांनी अतिक परिश्रमानं हे एक साईबाबाचं मंदिर कमसे कम 1992 पासून सुरुवात केली आहे। एक छोटासा दगड उभारून या मैदानामध्ये एक छोटासा दगड उभारून त्याची सुरुवात केली ते 2006 पर्यंत त्यांनी पूर्ण केली। आज या मंदिराचं अस्तित्व तुम्हाला दिसत आहे। या मंदिरामध्ये आमच्या मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते एकूण टोटल 269 मुलं आणि लहान मुलं मुली आहेत। त्यांचं संगोपन आम्ही गणेश चतुर्थीच्या निमित्त
मंडळ स्थापन आहे. मुलांना डायस कसं तयार करून द्यायचं, मुलांना कसं त्यांचं संगोपन करायचं, त्यांचा कलाविनोदा व्हावा कसा त्यांना मिळावा, याकरता आम्ही आमचं हे मंडळ आम्ही स्थापन केलेलं आहे. आणि ह्या मंडळाचं ह्या सर्व मुलांचं श्रेय आपल्या आईवडिलांना किंवा आपल्या नातेवाईकांना किंवा आपल्या ज्येष्ठ मंडळींना किंवा आजी आजोबांना कसं मिळावं त्यानिमित्त येथे आम्ही हे मंदिर उभारलेलं आहे. ह्या मंदिराचं सर्वस्वीपणा आम्ही आमच्या मंडळाच्या मुलांना देतो आहे. त्यांचे आम्ही धन्यवाद मानतो आहे. आणि या सर्वांचे परिसरातील सर्व लोकांना याचा फायदा व्हावा म्हणून आम्ही आजचा हा प्रोग्राम आम्ही भागवत प्रवचन आम्ही साजरा करीत आहे. कारंजा लाड़ के दिगंबर जैन मंदिर में पद्मावती देवी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस दरमियान पालकी एवं भव्य रथ यात्रा का भी आयोजन किया गया था. यवतमाल जिले की कारंजा लाड नगरी धार्मिक नगरी के तौर पर जानी जाती है. यहाँ हर दिन कहीं न कहीं विविध धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं. श्री 1008 चंद्रनाथ स्वामी काष्टासंग दिगंबर जैन मंदिर में पद्मावती देवी रथोत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया. 1 अप्रैल को माता पद्मावती देवी का अभिषेक प्रकाश संगई नगर नाइक के हाथों कर विधिवत पद्मावती देवी की पूजा अर्चना की गई. तत्पश्चात शाम को देवी की पालकी के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. इस शोभा यात्रा में बाशिमा पद्मावती लेजिम मंडल, भामदेवी वाडोना भजनी मंडल, वारकरी सांप्रदायिक मंडल, वापटी कुपटी और कामरगांव, धोत्रा, यवतमाल, अंजनगांव, अकोला के भजन मंडल सहभागी थे. कार्यक्रम पश्चात मंदिर अध्यक्ष अतुल नांदगावकर, सचिव अनिल कस्तूरीवाले व उत्सव समिति के अध्यक्ष विपुल दर्यापुरकर द्वारा शोभा यात्रा में शामिल भजनी मंडलों का सम्मान किया गया. इस उत्सव को सफल बनाने हेतु प्रांजल दर्यापुरकर, सर्वेश दर्यापुरकर, अतीश दर्यापुरकर, सिद्धेश नांदगावकर, निशांत संगई कस्तूरीवाले आदि ने अथक परिश्रम किया. एबीपी माझा हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज. नमस्कार.